नमस्कार। थिएटर इन एजुकेशन, ये बात बड़ी बढ़ चढ़ कर सुनाई देती है आजकल, लेकिन क्या वास्तव में थिएटर एजुकेशन में सहायक साबित होता है? कैसे? और थिएटर को आप एक प्रोफेशन के तौर पर ले सकते हैं? मैं सिर्फ जम्मू की बात कर रहा हूँ। क्या थिएटर इतनी इनकम जनरेट कर पाता है कि रंगमंच से जुड़े हुए लोग अपने परिवार का खर्चा उठा सकें थिएटर के माध्यम से? बहुत सारे सवाल मन में उथल पुथल पैदा करते हैं। इन्हीं सवालों के उत्तर जानने के लिए अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं नौजवान रंगकर्मी, जिन्होंने बचपन से ही रंगमंच पे कदम रखा, बहुत सारी प्रस्तुतियों में अपनी प्रतिभा का परिचय भी दिया। दीपशिखा जी, आपका एक्सेलसियर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको थिएटर करने का रुझान कब पैदा हुआ? क्योंकि आप तो बचपन से कर रही हैं। कितनी उम्र रही होगी जब आपने रंगमंच पे पहली बार कदम रखा? तो मुझे लगता है मैं 7-8 साल की थी। स्कूल से? जी, स्कूल से। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरा स्कूल चेंज हो गया था। अच्छा। हाँ, प्ले वे से अब फाइनली बड़े स्कूल में जाना था। तो बड़े हो गए? हाँ। तो मैं मेरे प्लेवे के फ्रेंड्स को बहुत मिस किया करती थी। अच्छा। तो वैसे ही उन्होंने बताया कि ना यहाँ वर्कशॉप है, तो बहुत ड्राइंग सिखाते हैं, डांस होता है, गेम्स खिलाते हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट हुई एज अ किड। तो फिर मैं चली गई। पैकेज है? हाँ, पूरा पैकेज मिल रहा है ना? बिल्कुल। तो वहाँ गई, तो वहाँ संस्कार भारती, अच्छा। हाँ, उनकी तरफ से थिएटर वर्कशॉप्स होती, जो उस वक्त समझ नहीं आया। तो महीना वर्कशॉप का काफ़ी अच्छा रहा। मैं दोबारा फ्रेंड्स के साथ घुल मिल गई और वहाँ पे ऐसे फॉर्मेशंस जो हम बहुत छोटे होते सीखते हैं, ट्री मतलब पेड़ बनना है, गाय बनना, तो ऐसे ऐसे करके, और जो थिएटर एक्सरसाइजेस होती हैं वो सारी, जिसे बॉडी थिएटर कहा जाता है। बिल्कुल, बॉडी थिएटर। तो उससे शुरुआत हुई और फिर वहाँ हमने मतलब मैंने शुरू किया, मेरी थिएटर जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। और फिर हम आगरा भी गए। संस्कार भारती की तरफ से? जी। अच्छा, हाँ, बचपन से? बचपन से। तो आगरा में रिप्रेजेंट किया JNK को। उसके बाद काफ़ी नुक्कड़ नाटक किए। मुबारक मंडी का जो आज आज तो काफ़ी अच्छा हो गया, जब फाउंटेन लगा और वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे मैंने पहला अपना नुक्कड़ नाटक किया था। अच्छा जी। और नुक्कड़ नाटक करना तो ज़्यादा टफ है, क्योंकि नुक्कड़ नाटक आपने सभी के सामने करना है। हाँ। प्रोसीनी में एक बेनिफिट रहता है कि आप स्टेज पे हो, स्टेज पे लाइट है, नीचे सभागार में, ऑडिटोरियम में अंधेरा है, आदमी सोचता है कि मैं बिल्कुल अकेला खड़ा हूँ, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होकर कई बार परफॉर्म भी कर पाता है। नुक्कड़ में तो आपको आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, मैसेज पहुँचाना है। बिल्कुल। पर मुझे लगता है बचपन में वो काफ़ी आसान था उसको अडेप्ट करना, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं सोचते, आपको लगता है कि एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो और मेरे साथ वही मेमोरी रही है अभी तक की। अच्छा। थिएटर की। मैं आज भी थिएटर को एक्सप्लोर करती हूँ और भी चीज़ें करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वही एक खेल याद आता है, मतलब वो बैक स्टेज का या इसे कहते हैं पैशन। बिल्कुल। तो उसके बाद संस्कार भारती, क्योंकि कभी कभार ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया करती है, लेकिन उसके बाद आपने विधिवत तौर पर अगर कहा जाए तो कैसे एंट्री ली थिएटर में, जिसे सही मायनों में रंगमंच कहा जाता है, एक रंगमंच ग्रुप के साथ जुड़ना? क्योंकि संस्कार भारती तो एक सोशल अवेयरनेस के कार्य किया करती है। जी जी जी। उसके बाद फिर मेरी जर्नी नटरंग से शुरू हुई एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। नटरंग के बारे में एक बात मैं साझी करता चलूँ, आप सभी को ये बात पता है, जम्मू में विशेषकर अगर किसी ने बच्चों पे नाटक का काम किया है तो सबसे ज़्यादा नटरंग ने किया है। जी। वही बच्चे बाद में बड़े होकर आई एग्री, बड़े लेवल पे भी नटरंग, है ना, नटरंग का भी नाम रोशन करने लगे, रंगमंच में भी अपना नाम पैदा किया। जी। तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने मेरी जर्नी नटरंग के साथ शुरू की, वही चाइल्ड वर्कशॉप से, और वहाँ बहुत चीज़ें सीखी। फिर करते करते मैंने मोतीलाल खेमू जी के साथ, उनके साथ काम पद्मश्री मोतीलाल खेमू जी। जी जी। और फिर उनके बेटे रवि खेमू जी, उनके साथ काम किया।
और फिर मुझे लगता है ये जर्नी चलती आ रही है, फिर और एसोसिएशंस होगी थिएटर की, तो फिर हम कितना टफ है संस्कार भारती से शुरुआत, नुक्कड़ से शुरुआत, नटरंग जैसी संस्था के साथ कार्य करना, फिर मोतीलाल केमू जिन्हें आइकॉन कहा जाता है रंगमंच का, उनके साथ काम करना, उनकी स्क्रिप्ट्स पे काम करना, रवि केमू जी के साथ काम करना, कितना एक्सपीरियंस गेन करता है आदमी और कितना टफ भी रहता है अकॉर्डिंग टू देयर विजन, अपने आप को ढाल पाना। हाँ, तो मुझे लगता है टफ तो होता है, मतलब क्योंकि मैं स्कूल जाती थी और उसके साथ साथ जब वो जो एक गैप आ गया था ना, जब मैंने संस्कार भारती के साथ करना शुरू किया था और फिर जब तक मैं नटरंग तक पहुंची, तो उसमें मैं 12 साल की थी जब मैं नटरंग में मैंने काम शुरू किया। तो वो 7, 8, 9, 10 जब तक मैं 12 की हुई, तो वहाँ एक बहुत अच्छे संस्कार भारती एक गाइड मेंटोर जिन्हें कहते हैं वो मिले थे, तो वो कहते हैं कि मेरी मम्मी ही जाती थी तो ना, उन्हें बहुत शौक था। हाँ, तो मुझे लगता है पेरेंट्स की काफ़ी सपोर्ट होनी चाहिए, तो फिर चैलेंजेस कम हो जाते हैं। तो स्कूल के साथ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे मैंने बताया। तो कितना टफ है एज स्टूडेंट इस तरफ टाइम दे पाना, क्योंकि रंगमंच को भी काफ़ी टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रंगमंच, क्या आप ये समझती हैं, आज कह सकती हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी मददगार साबित होता है रंगमंच? हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं एक अगर मेरी पर्सनालिटी देखा जाए तो बचपन में मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी। अच्छा। हाँ, मैं बहुत कम बात करती थी और ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। अभी भी हूँ, ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी सोशल हूँ और मुझे बहुत लोग बोलते भी हैं कि आप बहुत अप्रोच आसानी से लोगों को अप्रोच कर लेते, तो मैं इतनी सोशल और इतनी ग्रेगैरियस नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो बचपन से लेके अभी तक मैं थिएटर में जैसे इन्वॉल्व रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें नहीं, तो एक तो सोशलाइज करने का तरीका ये सीखा है मैंने, मतलब मेरी बहुत बड़ी पकड़ है। उसके बाद भी मैंने पढ़ाई सोशल वर्क में की है। अच्छा जी, तो बैचलर्स एंड मास्टर्स इन सोशल वर्क, तो ये तो रिलेटेड हो गया ना। हाँ, तो उसमें भी मुझे ऐसे लगा था कि मुझे हाँ काम करना है, लेकिन मैं बड़े लोगों को अप्रोच कर पाऊंगी, लोगों की मदद कर पाऊंगी। तो मुझे लगता है ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी में थिएटर ने मुझे बहुत हेल्प की है टू बी कॉन्फिडेंट, टू बी एबल टू टॉक, है ना, और एक्सप्रेस कर पाना बिल्कुल जो अंदर है। हाँ, जैसे आपने बोला मैं इंट्रोवर्ट थी, तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होना, इंट्रोवर्जन मेरी अभी भी है, आई डोंट थिंक वो, लेकिन जो अंदर मन में बात होती है उसको एक्सट्रोवर्ट बन के पहुंचा पाना, हाँ हाँ, तो थिएटर उसमें काफी काम आया। बिल्कुल बिल्कुल। कभी मम्मी पापा की तरफ से ये हुआ कि बस अब थोड़ा सा कम कर लो अपना ये चूक जो है, ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पे दियो, क्योंकि स्टडीज़ के दौरान, एकेडमिक के दौरान टाइम की भी कमी रहती है बच्चों के पास, ट्यूशन्स हैं, स्कूल है, होमवर्क है। आई थिंक वो मेरे लिए कभी नहीं आया। अच्छा। क्योंकि एक तरीके से मेरे घर वाले चाहते थे, तो मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे, अब रिटायर्ड हैं, तो तब वर्किंग थे और वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। जब जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो उनके लिए एक रिलीफ होता था कि ये वर्कशॉप में जाए और हाँ कुछ सीख ले, और हम कहीं ना वो छुट्टियों पे क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी ऑफिस से। अच्छा। तो हमें ले जा नहीं पाते थे कहीं। तो उनके लिए वे आउट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके लिए एक वे आउट हो गया और कहीं ना कहीं भेज देते थे। और फिर मेरी ये सारे मेरा म्यूज़िक में आना, मेरा डांस सीखना, अच्छा। मेरा थिएटर करना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मेरे मदर के बहुत एक मन में था। बिल्कुल, वो चाहती थी कि जो मैं नहीं कर पाई, हाँ, मेरी बेटी करे। बिल्कुल। तो आपने डांस सीखा हुआ है क्लासिकल? जी क्लासिकल। अच्छा, किनसे? पंडित नारायण से। अरे, पंडित नारायण जी के बारे में मैं कह दूं कि जम्मू में कथक सिखाते हैं ना। जी जी। कथक के मास्टर कहे जाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ संगत करते हुए मेरे ख्याल में परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। एक बहुत बड़ा नाम है पंडित नारायण प्रसाद जी का। जी। अच्छा, उनसे सीखा हुआ है। जी। तो उसके बाद संगीत? उसके बाद संगीत मैंने सीखा है सर रवि शर्मा जी से। अरे, वो भी बहुत बड़े गुरु हैं रवि जी। तो उसके बाद ड्रामा, आपने अलग अलग निर्देशकों के साथ काम किया। हाँ, ये सब एक साथ ही हो गया। मैं वही बताई थी, संस्कार भारती के
से जुड़ने से लेके जो नटरंग तक की जो बीच में गैप था ना, तो तब मैंने ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी थी, मतलब डांस, क्लासिकल डांस और फिर म्यूज़िक, तो ये सब चीज़ें शुरू कर दी थी। ऑल्दो मैं डांस और म्यूज़िक में अपने आप को इतना इंक्लाइन नहीं कर पाई, मतलब उस क्योंकि मुझे ऐसे लगता है थिएटर एक स्पेस देता है जो मोनोटोनस नहीं होती है, जो रिपीटेटिव नहीं होती है। आप हर दिन रिहर्सल पे जाते हो, कुछ नया होता है, और हर नाटक आपको नई दिशा की तरफ ले जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि आपने डिफरेंट कैरेक्टर निभाना होता है। कहीं लगता है आपको कि जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, है ना, दीपशिखा, उसके बाद मैंने इतनी जिंदगियाँ जी डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए, अच्छा लगता है? हाँ, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत एक्सप्रेसिव है, मतलब आप 2 मिनट के लिए मतलब 2 मिनट के लिए क्या, जब से आप स्क्रिप्ट पकड़ते हो और जब तक आप वो फाइनल डे में वो परफॉर्म करते हो, आप अपने बारे में भूल जाते हो, मतलब पैरेलल एक जिंदगी आपकी बिल्कुल। दूसरी चलती है। हाँ, तो और अब तो मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैं सुबह निकलती हूँ 8 बजे, शाम को घर पे 8 बजे पहुँचती हूँ, तो एक मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी छोड़ के किसी और की ज़िंदगी में वो कैरेक्टर के ज़रिए एंटर करने का। तो 2 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि अपनी परेशानियाँ साइड पे छोड़ो और अच्छा ये करते हैं। अगर कैरेक्टर में भी परेशानी हो तो फिर डबल परेशानी लो। वो तो फिर एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, मतलब अभी मैंने जो हाल ही में प्ले किया है द बियर, वो होता है, मतलब उसमें है इंग्लिश नाटक किया ना? जी जी। जम्मू में देखिए हिंदी नाटक हो रहे हैं, डोगरी नाटक हो रहे हैं और इंग्लिश के भी नाटक हो रहे हैं। बियर मेरे ख्याल आपने उसके साथ किया था, बलविंदर जी के साथ ना? जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था इंग्लिश में नाटक करना और ऑडियंस का कैसा रिस्पांस रहा? अब अभी हमने इतना बढ़ चढ़ के नहीं किया, मतलब हमने स्टूडियोज में परफॉर्म किया, हमने नटरंग स्टूडियो में भी परफॉर्म किया, मतलब जहाँ हमें मौका मिला तो हम 4-5 बार कर चुके हैं। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, लोगों को देख के अच्छा लगा। हाँ, हम उसे हिंदी में नहीं करना चाहते थे क्योंकि कुछ स्टोरी लाइन ऐसी होती है। हाँ, क्योंकि एक रशियन नाटक है और फिर वो जो छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं एक नाटक के, वो हमें दूसरी भाषा में मिस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमें ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं हम हिंदी में उसे करके उसकी एसेंस मिस कर देंगे, तो कुछ कुछ डायलॉग्स जो अंग्रेजी में अच्छे लगेंगे। अब रशियन तो हम नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो लोग नहीं समझ पाएंगे, पर हमने कोशिश की उससे अंग्रेजी में करने की। अब हम एक और कोशिश कर रहे हैं उसे हिंदी में भी करने की, ताकि हम और ऑडियंस तक पहुंच पाए, क्योंकि अंग्रेजी में करके अच्छा तो है, उसकी एसेंस बरकरार कर पा रहे हैं, लेकिन ऑडियंस आप ज्यादा चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे जिन दिनों आप स्टूडेंट थी, जी, है ना, पढ़ा करती थी, तो ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई भी कई बार आदमी को ना बोझ सी लगती है। तो ये आप जैसे डांस किया करती थी, म्यूज़िक सीखा करती थी या परफॉर्मेंस दिया करती थी और नाटक किया करती थी, कितना रिलीफ मिलता था ताकि आप और बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस दे पाएँ, बेहतर पढ़ पाएँ, ग्रैब कर सके नॉलेज। तो इसमें नाटक, डांस और संगीत कितना सहायक सिद्ध होता है? मैं विशेषकर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे बहुत से पेरेंट्स ये कहा करते हैं कि अगर उनके बच्चे नाटक कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं या फिर डांस सीख रहे हैं, टाइम वेस्टेज है, शेयर टाइम वेस्टेज, क्योंकि वो स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हाँ। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आपको इन एक्टिविटीज़ ने स्टडीज़ पे बेहतर कंसंट्रेट करने के लिए कितनी मदद दी है? मुझे लगता है कि जो भी आपके डेली स्ट्रेसेस होते हैं तो आप उनको बर्स्ट करते हो, बट प्रोवाइडेड कि आपको वो टास्क बोझ ना लगने लगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, थिएटर का जब मुझे पता चलता था कि कुछ हो रहा है या अब ये होने वाला है या स्क्रिप्ट मिल गई या कुछ हो गया, तो मैं भाग जाती थी उस तरफ, मुझे परवाह ही नहीं होती थी। एकेडमिक्स है वो तो चलता है, लेकिन मैं बात वही है कि घर वालों की सपोर्ट से मैं अपना एकेडमिक्स में भी ध्यान दे पाई। उस वक्त काफ़ी छोटी थी, बट मुझे लगता है एट अ सर्टेन एज, जैसे 12, 13, 14 के बाद आपको एक सेंस आ जाती है ना, आप समझने लगते हो। बिल्कुल, तो आप वो सेंस समझने लगते हो। मतलब कोई अगर 8-9 साल का थिएटर या डांस या म्यूजिक शुरू करेगा, उनको नहीं पता होगा कि इफ़ दे आर इनक्लाइंड
अब जैसे मैं क्लासिकल डांस शुरू किया, मैंने गाना गाना शुरू किया, बट क्योंकि एक तरफ से मेरी मम्मी भी चाहती थी तो और मुझे भी अच्छा लगता तो मुझे थिएटर में हेल्प भी किया है, मतलब मेरी आवाज़ को लेकर और मेरी कुछ बॉडी मूवमेंट या जब कोई बॉडी थिएटर होता है तो मुझे डांस और उसने हेल्प किया है, ठीक है। लेकिन जब मैं उस उम्र में थी तो वो मेरी घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे बिठाकर, मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे उसमें कि बिठाकर, और मैं बहुत ना जिद्दी थी, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं ऑलरेडी इतनी जगह जाती हूँ, मैं ये नहीं करूँगी। तो उस तरीके की भी बहुत एक एडमेंट बिहेवियर मैनेज था करना मुझ आना में। चाहिए। हाँ, तो तो जब तक मैं 14-15 साल की हुई तब तक घर वालों ने कराया। उसके बाद भी अभी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही पूरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मुझे पता लग गया कि हाँ मुझे एकेडमिक्स भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। लेकिन फिर वहाँ पे पता चल गया कि अच्छा हाँ मे बी मुझसे अगर ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्लासिकल डांस और म्यूजिक इज़ नॉट ईजी, ये बहुत टफ है। बहुत टफ है। आपको पैशनेट होना पड़ेगा उसके लिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंक्लिनेशन होनी चाहिए, वो रोल मॉडल्स होने चाहिए कि आपको लगे कि हाँ आप करोगे एंड यू आर द डांसर एंड यू विल बिकम वन। तो जब तक एक वो नहीं होगा अंदर से ना, तो एक स्पार्क, बिल्कुल स्पार्क कहते हाँ, हैं, तो चिंगारी रहनी चाहिए। बिल्कुल किसी भी चीज के लिए आप वो होना चाहिए आप में। तो अब जैसे थिएटर के लिए वो था मेरे में, लेकिन तो मैं थिएटर मैनेज कर लेती थी, बट म्यूजिक और क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस उसके लिए ऐसा था कि यार ना थोड़ा टाइम ज्यादा थोड़ा हो रहा है, कम पड़ रहा है, टाइम थोड़ा ज्यादा, हाँ मेहनत ज्यादा है और बाकी सारी चीजें ज्यादा फिर है, वो तो छोड़ना पड़ता आपको। हाँ। तीनों में से फिर एक ही चीज अडॉप्ट करनी चाहिए। हाँ, तो लेकिन मतलब हाँ, तो मैनेज आप मुझसे करते सवाल रहे। ये पूछ रहे थे कि कैसे हेल्प मिलती है। एक स्ट्रेस बस्टर होता है कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो और फिर आप वापस आके कंसंट्रेट कर पाते हो एक चीज पे। तो आपका कंसंट्रेशन हैवी मतलब अच्छा रहता है। वो रिलैक्स करते हो आप। बिल्कुल रिलैक्स करना वो भी बात- जरूरी है। हाँ हाँ तो साइंटिफिकली प्रूव्ड ये हाँ चीजें हैं। हाँ हाँ। तो लेकिन सोसाइटी में जब आप जाते हो तो आपको लगता है कि आपके एक अपर एज है, क्यों एकेडमिक भी आपका अच्छा रहा, उसके साथ भी आपको एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो आपका है, एक्स फैक्टर जैसे कहा जाता है एज आर्टिस्ट, हाँ तो कुछ गर्व की अनुभूति अंदर से होती है कि हाँ मैं भीड़ से थोड़ा सा अलग हूँ। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, घमंड नहीं कहते हम इसे, गर्व की अनुभूति कहते हैं। हाँ, तो ये कि एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग मेरा मुझे वैसे रहा है और है, क्योंकि फिर मैं पढ़ाई कर नहीं पाती बिल्कुल। लेकिन मेरे भी दो नज थे जिनसे मैं भागती थी, वो था साइंस और मैथ्स, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों का होता है। हाँ तो मैं इनसे भागती थी, मुझे नहीं पसंद था, मतलब मुझे बहुत देर तक साइंस और मैथ्स से मैं बहुत डरती थी। लैंग्वेजेस मेरी काफ़ी स्ट्रांग थी, मैं बोलती थी कि मुझे सोशल साइंसेस पढ़ा दो और वो सब कर दो, लेकिन आर्टिस्टिक माइंड था ना आपका हाँ, शुरू से। तो उनसे मैं काफ़ी भागा करती थी और भागती इसी और थी, अच्छा, थिएटर की थिएटर और या फिर डांस की या फिर और कुछ चीज़ें। तो हाँ, ये मैं यही बताना चाहती थी कि किसी भी चीज़ को अगर आप में स्पार्क है, अगर आप करना चाहते हो तो आप वो मैनेज कर लोगे। और जिस तरफ आपका स्पार्क हो उसी तरफ जाना भी चाहिए। बिल्कुल पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए बिल्कुल। कि जो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ना चाहता है वही पढ़े, क्योंकि आर्ट भी तो लोग पढ़ा करते हैं, हाँ, कॉमर्स भी पढ़ते हैं, हाँ, साइंस भी पढ़ते हैं, फुल मेडिकल भी पढ़ते हाँ हैं। हाँ, तो मेरे घर वालों की कभी ऐसा मतलब घर वालों की साइड से कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि एकेडमिकली इतने मार्क्स आने चाहिए या ये आना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर नहीं था, मेरी फैमिली में नहीं था, लेकिन मेरे साथ काफ़ी और लोग हैं। मतलब मैं क्लास में मुझे लगता है मैं अकेली थी जो डांस करती थी, जो सिंगिंग करती थी, जो थिएटर करती थी। लेकिन एक अपने आप को ग्रो करने के लिए ये चीज़ें आवश्यक भी हैं। बिल्कुल। सिर्फ एकेडमिक करके आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाते हैं। जम्मू में जो रंगमंच हो रहा है और विशेषकर जो लड़कियां रंगमंच कर रही हैं, उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आप क्या देखते हो? क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां जो रंगमंच पे कदम रखते हैं, उनका एक ख्वाब होता है कि रंगमंच के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा टेलीविज़न। जम्मू में तो टेलीविज़न है नहीं अब। उसके बाद नहीं तो फिल्में, जी वेब सीरीज़। जी। आपको क्या लगता है कि, और फिर एक और सवाल कि क्या एज प्रोफेशन अपना कर यहाँ पे
एक्टिंग करनी चाहिए या थिएटर से जुड़ना चाहिए, या फिर एक मैच्योर होके आप अपने शौक को भी परवान पे चढ़ा सकें और साथ में पैरेलल आप जॉब को योग करके फाइनेंशियली भी सिक्योर हो जाएं? अब मुझे लगता है कि फिलहाल अगर हम सिर्फ मतलब अगर आप एज एन एक्टर सबकी भी बात की जाए तो मुझे लगता है जम्मू में अब एज एक्टर, डायरेक्टर, कुछ हाँ, भी, अब अपॉर्चुनिटीज अनफोल्ड हो रही हैं। ओटीटी भी आ रहे हैं जो जम्मू के ओटीटी बना रहे हैं लोग, वो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और भी क्योंकि अब सीधा लोग कश्मीर नहीं भागते, अब जम्मू में भी रुकते हैं, यहाँ से भी कास्टिंग होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रोफेशनली करना चाहें तो आप कर सकते, हाँ बिल्कुल है। लेकिन वो एक जो कंसिस्टेंसी है वो उसका हर वक्त होना वो ढूंढनी पड़ेंगी, वो अभी भी बन रही हैं। तो अगर मतलब अगर आप फुल टाइम देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और काम करके अगर आप शो अपनी को लाइफ, जिंदा रखना हाँ चाहें बिल्कुल, अगर आप अपनी लाइफ मैनेज कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मेरे मेरे ख्याल से तो जम्मू में भी अपॉर्चुनिटी हो रही है, मतलब अब काफ़ी ग्रो कर चुका है। मैं शायद 5 साल पहले कहती कि नहीं, आपको सिर्फ एक ही मतलब आपको थिएटर एज अ शौक रखना चाहिए और आप कोई ना कोई काम भी करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है दोनों तरीके से आपकी अभी धारणा थोड़ी अपॉर्चुनिटीज बदल रही है। हाँ, तो अगर मैं चाहूँ, अगर आज फुल फ्लेजेड, फिलहाल तो मैं काम कर रही हूँ और अपना ये शौक काम के साथ साथ जिंदा रख रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं भी डिसाइड कर लूँ कि भाई मुझे फुल टाइम थिएटर के थ्रू फिर एक्टिंग में जाना है तो वो भी कर सकती हूँ। थिएटर अलोन कैन नॉट गिव यू इतना, लेकिन अगर आप हाँ थोड़ा कमर्शियल ऑफ एक्सप्रेशन जो भी है, हाँ, टेलीविजन हो गया, वेब सीरीज हो गई, हाँ, फिल्में हो तो गई, अगर आप कमर्शियल में जाएंगे, अगर आप थिएटर से सस्टेन करना चाहते हैं जम्मू में, तो वो मुझे लगता है कि मैं झूठ Impossible, बोलूंगी अगर मैं बिल्कुल। बोलूंगी हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरी ओर जाएंगे, अगर आप टीवी या वेब सीरीज वो सब चीज़ें करेंगे या मूवीज़ की ओर जाएंगे, तो वहाँ पे आप फुल टाइम कर सकते हो, लोग हैं जो कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि आप एक तरीके से अपना सोशल मीडिया भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, उसके थ्रू भी एक्सप्लोर आज करने के लिए। बिल्कुल आप बहुत मोनेटाइज कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया के थ्रू में, यूट्यूब पे अपनी डाल के या फिर मतलब इंस्टाग्राम पे डाल के। तो ये अगर आप सारे में प्रतिभा प्लेटफॉर्म्स, है, टैलेंट है, दम है, तो प्रोफेशन के तौर पर भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल, एक्सेट्रा स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी दीप शिखा जी से। उन्होंने कहा कि अगर आप में वाकई प्रतिभा है तो सिर्फ मैच्योर रहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं अब निरंतर। आप एज प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं और मॉनेटरली आपको बेनिफिट भी हो सकता है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।